नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेबी का जो न्यू रेगुलेशंस आने वाला है, आया नहीं है, फिर से ध्यान रखना। जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट का जो भी आपका रेगुलेशंस है वो ओल्ड वाला यूज हो रहा है। ये आपका कंसल्टेंसी पेपर है। कंसल्टेंसी पेपर को जो है रेगुलेशंस बनने में या फिर मान लो सेबी जो है क्या बनाती है का टाइम लगता है। तो अभी जो कंसल्टेशन पेपर आया है, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं सर क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन के बेसिस में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी आप नहीं कर सकते। जो पहले वाला ओल्ड रूल है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, रिसर्च एनालिस्ट का, वही आपको जो है इंप्लीमेंट होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेबी कंसल्टेशन पेपर ऑन रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप नए हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो यहाँ पे चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपका कंसल्टेशन पेपर में क्या है और क्या आ सकता है और क्या रूल अभी चल रहा है, दोनों जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, जो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन है आईए का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का और रिसर्च एनालिस्ट का, वो इस प्रकार है। सिंपल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कम से कम 2 साल वाला, 1 साल वाला काउंट नहीं करेगा। मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब पीजीडीएम बोल लो या एमबीए बोल लो या मास्टर्स बोल लो। अगर आपके पास फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, मतलब मेनली जो है फाइनेंस रिलेटेड कोर्स में है, एमकॉम हो, तो आप एलिजिबल हो 2 साल वाले कोर्स में। और आपके पास एनआईएसएम 10A 10B है तो आप जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए सोच सकते हो। और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी है, तो जो है आप सोच सकते हो जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अभी अप्लाई करना है। ये वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी जो है ओल्ड वाला ही रूल चल रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजेस होंगे इसमें, आपको वीडियोस के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। और यहाँ पे मान लो आपका एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स फॉर पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर मान लो आपका कोई एम्प्लॉय है, आपने कंपनी खोल रखी है, तो जो एम्प्लॉय को आप हायर करोगे उसका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एनआईएसएम 10A 10B होना चाहिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए उसको एज ए एम्प्लॉय रखना है तो। और आपको खुद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे 2 साल का जो है, चाहे एमकॉम कर लो, चाहे इकोनॉमिक्स कर लो, कुछ भी है, चाहे एमबीए फाइनेंस कर लो, पीजीडीएम फाइनेंस कर लो, फाइनेंस कोर्स आपका मेजर होना चाहिए और कम से कम वो 2 साल वाला होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मैं आरए आईए अप्लाई कर रहा हूँ तो आरए में जो है कोई सा भी मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे जो है स्पेसिफाइड फील्ड जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसमें डिस्क्राइब किया गया। तो ध्यान रखना आने वाले रेगुलेशंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। क्या बीटेक वाला या फिर मान लो कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाला जो ग्रेजुएशन वाला है, क्या वो लाइसेंस ले सकता है, तो बताऊंगा। इस भी आपके पास मास्टर्स डिग्री है, चाहे मास्टर्स इन आर्ट्स है, कोई सा भी मास्टर्स आपके पास डिग्री है, बशर्त है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी, एआईसीटीई और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो अप्रूव करती है तो आप एलिजिबल हो। या फिर मान लो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपरली फाइनेंस फील्ड में एक्सपीरियंस, आपके पास क्या बोलते हैं प्रॉपर रिलीविंग लेटर है कंपनी का, तो आप एलिजिबल हो। अगर मान लो आपका सिर्फ मास्टर्स डिग्री है किसी फील्ड में, एनआईएसएम 15 है तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और वहाँ पे जो है एनआईएसएम 15 आपको चाहिए, तो जो है आप ग्रेजुएशन के साथ जो है एलिजिबल हो जाओगे। मैं तो बहुत सारे बीटेक वाले को भी लाइसेंस दिलवाया हूँ, एमटेक वाले को भी दिलवाया हूँ। तो यहाँ पे सेबी जो एक्सेप्ट करती है आपका किसी भी फील्ड में मास्टर्स डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड फील्ड जो है आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यहाँ पे सेबी ने डिस्क्राइब कर दिया, बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ समझ गए आप। आईए का आप जो आईए का रेगुलेशन है और आरए का रेगुलेशन है, और अभी जो है करंट वर्क जो टाइम में है वो यही दोनों जो है रेगुलेशंस आपको लागू हो रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर इस वाले पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब जो प्रपोज आने वाला है, प्रपोज का मतलब ये रेगुलेशन बना नहीं है, कंसल्टेशन पेपर है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एनी इंडिविजुअल आईए आरए पार्टनर्स प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ नॉन इंडिविजुअल आईएआरए ए ग्रेजुएट डिग्री और ए पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन स्पेसिफाइड फील्ड और ए पीजी प्रोग्राम फ्रॉम एनआईएसएम और ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बाय ऑब्टेनिंग ए सीएफए चार्टर फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सीएफए काउंट नहीं कर रही थी सभी, अब जो है सीएफए काउंट करेगी नए वाले में। यहाँ पे ग्रेजुएशन अलाउड है आपको, यहाँ पे भी मास्टर्स आपको अलाउड है, ग्रेजुएशन अलाउड है, आपका मास्टर्स अलाउड है। और यहाँ पे चीजें देखो, पार्टनर्स प्रिंसिपल ऑफिसर्स नॉन इंडिविजुअल ग्रेजुएट डिग्री और ए पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो सेबी ने एक टर्म जोड़ दिया है इन स्पेसिफाइड फील्ड, यहाँ पे जो है जोड़ दिया है। यहाँ पे ओनली यहाँ पे लिखा हुआ था स्पेसिफाइड फील्ड और यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं था। तो ध्यान रखना, अगर आप लेने जा रहे हो लाइसेंस और आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, और तो आपको जो है ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो मतलब पीजीडीएम है, एमबीए है, मास्टर्स है तो भी चलेगा, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है तो भी चलेगा, अगर आपने एनआईएसएम से कोर्स कर रखा है तो भी चलेगा, और यहाँ पे सीएफए डिग्री है तो भी चलेगा। बस शर्त है जो आपका स्पेसिफाइड फील्ड है वो शैल इंक्लूड फाइनेंस, या तो फाइनेंस में होना चाहिए या अकाउंटेंसी में होना चाहिए। जैसे मान लो एमकॉम हो गया,
बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, कैपिटल मार्केट में होना चाहिए, बैंकिंग में होना चाहिए, इंश्योरेंस में होना चाहिए, एक्चुरियल साइंस में होना चाहिए और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स और कोई दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, सर क्या बीटेक वाले को, मुझे लगता है बीटेक वाले को अलाउ नहीं करेगी सेबी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड फील्ड जो है डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं था। तो इसीलिए जिनके पास टाइम है, मास्टर्स डिग्री है, तो आप जो है कोई मास्टर्स डिग्री है तो आप जो है यहाँ पे आरए लाइसेंस ले सकते हो अप्लाई करके, आपके पास अभी भी टाइम है। सेबी आने वाले टाइम में इसको चेंज करेगी नहीं करेगी, वो आने वाले जो आपका रेगुलेशन फाइनलाइज जो होगा उस समय देखेंगे। लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आ रही है तो वो आपको बीटेक मतलब ग्रेजुएशन अलाउ किया है, लेकिन मान लो कोई बीबीए में ग्रेजुएशन किया होगा तो वो एलिजिबल है। बीटेक वाला तो यहाँ पे कंसर्न रहेगा उसको अभी, तो वो चीज जो है ध्यान रख लेना, सिंपल। तो यहाँ पे उसके बाद है फॉर ए पर्सन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिसर्च सर्विसेज ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपकी कंपनी है और आपने किसी पर्सन को एसोसिएट कर रखा है, मतलब एज ए एम्प्लॉय कर रखा है, तो उसके लिए जो है आपको ग्रेजुएशन डिग्री या फिर मान लो प्रोफेशनल डिग्री या मास्टर्स डिग्री किसी भी फील्ड में चल जाएगा। उसको जरूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में होना चाहिए, किसी फील्ड में उसके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर बीटेक है तो बीटेक वाले को आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हो, NISM 15 पास कर लिया है तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट, और 10 10 भी पास कर लिया है तो एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इसका मतलब जो है यहाँ पे ये है। एंड देयर शेल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल IRA और पार्टनर्स ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ पर्सन एसोसिएटेड। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सपीरियंस था 5 इयर्स का है, अभी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन है तो 5 इयर्स का है और मास्टर्स है तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस IA को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को और रिसर्च एनालिस्ट को, दोनों को हटा दिया, मतलब कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे चीजें यहाँ पे दिखाई है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ चीजें जो है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है आपके तो दिक्कत हो रही है आपको, और अभी का रूल जो है क्या बोलता है उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत जो है मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इनका जो है मैं LLP अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल अभी, और जो चीजें हैं बहुत से लोग पूछते हैं सर अप्लाई कहाँ से करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर है तभी अप्लाई करें, वैसे आपको अप्लाई करने में फायदा नहीं है। और जब भी आप चूज करें RIA, अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और NISM मास्टर्स डिग्री है 2 इयर्स का फाइनेंस में और NISM 10 10 भी है, तभी जो है आप उसको अप्लाई करें, नहीं तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप RA जो है अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास मास्टर्स डिग्री है, या फिर मान लो आपके पास 1 ईयर का भी आपके पास क्या बोलते हैं डिग्री है मास्टर्स वाला, PGDM वाला, तो भी जो एक्सेप्टेबल है। तो ये आपका LLP है, रिसर्च एनालिस्ट का जो है LLP अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, और जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। बहुत से लोग पूछते हैं सर जो है देखना कैसे है, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, कहाँ से लॉगिन करते हैं वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। माई एप्लीकेशन पे जाके जो है न्यू एप्लीकेशन पे आप जो है नया एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। माई एप्लीकेशन जो है चीज़ें आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपको फिल करनी होंगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, एप्लीकेंट डिटेल्स, एड्रेस, अदर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एसोसिएट कंपनीज, शेयर होल्डर डिटेल्स, अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, अदर इन्फॉर्मेशन, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन क्वेश्चन कंट्रोल, बैंक अकाउंट डिक्लेरेशन और एक्सचेंज कमेंट्स यहाँ पे लास्ट में आएगा। डिक्लेरेशन पे आपको सबमिट करना होगा, और कुछ क्लैरिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपको पूछती रहेगी जो भी है BSc, जो भी चीजें हैं वो पूछती रहेगी आपसे। तो ये है आपका जो आपका लॉगिन लिंक है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपल, अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है, मैं चीजें बता दे रहा हूँ, और कुछ पर्सनल क्वेरी है आपको तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो इनका जो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था, प्रॉपर नहीं था, तो इनका जो है एप्लीकेशन जो है मतलब जो है BSc ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर से इनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हैं डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्ली रखना आप। तो यहाँ पे देख लो, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स योर BSc RA रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर जो भी है हैज बीन क्लोज्ड बाय BSc। तो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था और टाइम देती नहीं है। टाइम मतलब ऑलरेडी टाइम दिया था BSc वालों ने, ऐसा नहीं कि टाइम दिया नहीं था, दिया था, लेकिन अब वो बहुत दिन रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे चीजें जो है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो तभी अप्लाई करना। एक और केस बता रहा हूँ जहाँ पे जो है जिनसे वो अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद जो है उनको बताया नहीं और सभी क्लैरिफिकेशन आया, उनको एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होना पड़ा, विड्रॉ। अब वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, वेट कर रहे हैं एक सेबी के रूल चेंज होने का। कुछ भी आपको पर्सनल क्वेरी है तो SR की अपॉइंटमेंट ले लेना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा दिया, दिक्कत नहीं होगी। और पर्सनल क्वेरी आपको पूछना है मेरे से तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मेरी टीम जो कनेक्ट करवा देगी आपसे। उसके बारे में बताऊंगा, सर्विस के बारे में चीज़ें क्या क्या हैं आपको। यहाँ पे देखो इनको बताया नहीं गया था, इन्होंने पेमेंट कर दिया अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने के लिए, लेकिन इनको बताया नहीं गया था जो आपसे मांगती है सेबी डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहली बात, ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो सेबी ने बोला गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए, तो ये अब तैयार नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो है सेबी का कुछ आया है क्या अप्रूवल, तो नहीं। जाहिर सी बात है, मैं फीस लेता हूँ तो मैं जो है काम प्रॉपर्ली तरीके से हो, अप्रूवल मिल जाए तो जो है फायदा होता है, नहीं तो फिर पैसे लेने से फायदा नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि अभी नहीं है, रेगुलेशंस आने में जो टाइम लगेगा, जो नया कंसल्टेंसी पेपर है वो आपका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जब होगा तो गाइड कर दूंगा, फिलहाल अभी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5 जो है डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट अपॉन रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम फंक्शन एज ए रिसर्च एनालिस्ट
यू विल रिजाइन फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयमेंट इफ एनी। तो यहाँ पे वो चीज़ें पहली होती है, जो एसआर क्यू होता है आपका, उसमें मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली है। आपको कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है जाहिर सी बात है, से भी आपको ये चीज़ पूछती है तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे, सोचोगे मैं हाइड कर दूं, मैं लाइसेंस ले लूं, बाद में देखा जाएगा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो जब कंप्लेन होंगे आपको तो दिक्कत होगी, और बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने डिक्लेरेशन सबमिट कर रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे इनको मैंने पहले ही बताया हुआ था, फिर भी ये जो है अप्लाई कर दिए, बोले कि नहीं वो दिलवा देगा लाइसेंस। सिंपल सी बात है, योर डिग्री सर्टिफिकेट, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव नॉट सबमिटेड योर डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ओनली मार्कशीट हैज बीन सबमिटेड। तो मार्कशीट अलाउड नहीं है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मार्कशीट आया उसके बेसिस पर अप्लाई कर दो, नहीं। से भी जो है मैक्सिमम चांसेज हैं कि मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर मान लो आपको यूनिवर्सिटी से मेल मंगाना पड़ेगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपका हेक्टिक प्रोसेस ही है आपका। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, नहीं तो फिर जो एप्लीकेशन जो है फंसा रहेगा आपका। इनका जो ऑलमोस्ट फंसा हुआ है, अगली बार अप्लाई करेंगे, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों जो है विड्रॉ हुआ था। तो जो भी चीज़ें हैं वेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये एलिजिबल ही नहीं है, जॉब इनको छोड़ना ही नहीं है। तो जो पार्ट टाइम आरए का कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ, उसमें इनका अप्लाई करूंगा, तो वेट कर रहा हूँ। तो अभी अप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है। इसके बाद जो है आपको NISM 10A 10B जो है सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में, और यहाँ पे NISM 15 में आपको जो है रिसर्च एनालिस्ट में NISM 15 जो है आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा। एक्सपायरी से पहले जो है आपको सर्टिफिकेशन रिन्यू करवाना है, ऐसा नहीं कि आपको जो एक्सपायर होने के बाद रिन्यू करवाओ। और जो भी यहाँ पे NISM 15 है उसको एक्सपायरी से पहले आपको रिन्यू करवाना है। यहाँ पे CP जो है नहीं है, आपको सेंटर पर जाके एग्जाम लिखना होगा, और यहाँ पे CP अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी जो है बैठ के एग्जाम आप जो है दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब पहली बार आप लाइसेंस लेने जाओगे तब आपको जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी NISM 10A 10B की और 15 की। लेकिन उसके बाद जो आपको बार बार एग्जाम नहीं लिखना। लेकिन मान लो जो भी इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल का मतलब मान लो जो भी 3 साल में जो है सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर मान लो मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे जो है, बस उसी के बेसिस पे जो एग्जाम होगा आपका, पूरा चैप्टर का नहीं होगा, पूरा पास्ट क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स का नहीं होगा। जो 3 साल में या फिर सभी टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं डिसाइड करेगी, 5 साल, मुझे लगता है 5 साल कर देगी। से भी 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ होगा उसका आपको फिर से जो है टेस्ट होगा। वो टेस्ट से भी कैसे लेगी, ऑनलाइन लेगी या सेंटर पे लेगी, वो भी डिसाइड नहीं हुआ, जब भी क्लैरिफिकेशन आएगा बता दूंगा। तो बस आपको वही एग्जाम देना है फिलहाल, जैसा बोला गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, इंस्टीड दे शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेशन विच शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द इंक्रीमेंटल चेंज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years। अभी 3 साल बोला गया है, और ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन नहीं किया सेबी ने, एज मे बी स्पेसिफाइड, जब ये बताया जाएगा इन द रेगुलेटरी और एंड प्रोफेशनल स्पेस कंसर्निंग IRA। तो जो भी है, तो मान लो जैसे मान लो मैंने अभी तक सिलेबस पढ़ा, एग्जाम दे दिया, और 3 साल में मान लो कि मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मुझे बस उसी चेंजेस के बारे में जो एग्जाम देना है कि मुझे उसकी नॉलेज है या नहीं है। सच सर्टिफिकेशंस ऑन इंक्रीमेंटल चेंजेस डेवलपमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपायरी एंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेशन। जो आपका प्रीवियस सर्टिफिकेशन एक्सपायरी है, सभी उसको डिसाइड करेगी कि आप जो एग्जाम देते हो कितने साल का होगा, का टाइम फ्रेम होगा, आज चला आएगा वो। उससे पहले आपको जो है इंक्रीमेंटल जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आपको जो है एग्जाम देके पास करना है। तो बस ये है आपका। तो यहाँ पे बार बार जो आपको NISM एग्जाम लिखने का एक टेंशन था, वो भी सभी जो है खत्म करने जा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मान लो आपको एग्जाम क्या बोलते हैं पास करने के लिए आपको 1 साल पहले या 6 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती थी, खास करके 10A 10B में ये थोड़ा टफ एग्जाम है। तो यहाँ पे वो जो है अपना काम आप रिसर्च एक्टिविटी में डालोगे, आप क्लाइंट सर्विस में डालोगे, तो ये सभी ने एक अच्छा काम किया हुआ है। अब जो है आपका यहाँ पे बोला गया है कि आपका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो 5 लाख रुपए है। अगर मान लो आपके 150 क्लाइंट से ऊपर चले गए तो आपको पक्का प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवाना है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, तो वहाँ पे आपको 50 लाख देना है। और आरए हो तो मिनिमम 1 लाख रुपए है आपका, इंडिविजुअल का, प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फर्म का, और LLP का, और जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी LLP और क्या बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म, उनका 25 लाख रुपए है। तो सभी ने बोला आपको नेटवर्क बार बार दिखाना नहीं है, ये आपको मेंटेन नहीं करना है। आपको क्या होगा, जो RAAC बॉडी है, मेनली जो BSc है, उसके जगह आपको अगर आपके पास 150 क्लाइंट है तो 1 लाख रुपए जमा करो। 150 क्लाइंट मतलब क्लोजिंग डे, मतलब एक्टिवली आपके ग्रुप में जो है 150 क्लाइंट हैं, अप टू 150 क्लाइंट तक हैं, तो 1 लाख रुपए आप जमा करो RAAC बॉडी को। वो आपको मेल चला आएगा, फिर अकाउंट नंबर वो सेंड कर देगी BSc को मेल करोगे तो। और 150 से 300 क्लाइंट है, 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे आपको। ये विड्रॉ जब आप लाइसेंस सरेंडर करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा। या फिर मान लो लाइसेंस कैंसिल हो गया आपका, या फिर कैंसिल का मतलब आपने छोड़ दिया, कैंसिल मतलब पेनल्टी पे हुआ तो पेनल्टी यहीं से काटेगी से भी। अगर मान लो आपने छोड़ दिया है
कि आपको नहीं करना काम, कहीं दूसरा काम कुछ और करना है, विड्रॉ कर लोगे तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर 300 से आपके पास 1000 क्लाइंट है तो 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल का मतलब आप इन बिटवीन निकाल नहीं सकते हो, अगर आपने लाइसेंस सरेंडर किया तो आपको मिल सकता है। और यहाँ पे 1000 से ऊपर क्लाइंट है आपके तो 10 लाख रुपए जो है आपको जमा करने पड़ेंगे बीएससी के पास। फिलहाल जो है IAAC बॉडी और RAAC बॉडी जो है बीएससी के पास ही है, बाद में NSE के पास आएगी, तो वहां किसी एक्सचेंज पे आपको जो जमा करने पड़ेंगे और ये रूल्स आपको चेंज होते रहेंगे, तो पढ़ते रहना जो भी चीजें। तो यहाँ पे जो है आपका अलाउइंग रजिस्ट्रेशन एज बोथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, मतलब जो अभी जो है आप एज ए इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटर फर्म, आप IARA दोनों नहीं बन सकते। लेकिन सेबी ने प्रपोज किया है कि आप एज ए इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या फिर मान लो आप क्या बोलते हैं एज ए प्रोपराइटर जो है आप IARA बन सकते हो। लेकिन IA का जो रेगुलेशन है उसको आपको अलग फॉलो करना है, IA का जो RA का जो रेगुलेशन है आपको अलग फॉलो करना है। दोनों को मिक्स मत करना कि एक क्लाइंट को आप RA सर्विस बेच रहे हो और IA सर्विस भी बेच रहे हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बेच भी रहे हो तो जो दोनों का कंप्लाइंसेज है, तो दोनों के रिक्वायरमेंट्स है, दोनों के डिस्क्लोजर है, वो आपको अलग अलग जो है फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों को मिक्स मत करना, सेबी ने ये बोला है। तो आप जो है एज ए इंडिविजुअल आप LLP और प्राइवेट लिमिटेड में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी एंटिटी अलग हो जाती है, आपको अलग कंप्लाइंस ऑफिसर, अलग से आपको जो है प्रिंसिपल ऑफिसर रखना पड़ता है, तो वहाँ पे दिक्कत अभी नहीं है। लेकिन दिक्कत था इंडिविजुअल को, प्रोपराइटरशिप फर्म को और पार्टनरशिप फर्म को, जो सभी ने खत्म कर दिया है। और ये जो प्रपोजल है आपका, उसमें आप जो है दोनों ले सकते हो, लेकिन जो RA का कामकाज है, कंप्लाइंस है, उसको आपको अलग बास्केट में रखना पड़ेगा, और जो आपका IA का कंप्लाइंस है, कामकाज है, वर्क है, उसको आपको अलग बास्केट में रखना पड़ेगा और उसको अलग फॉलो करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रपोजल भी अच्छा है। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन एज पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट, जो मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो व्हाट्सएप वाला, वो चीज़ें ध्यान रखना कि जो आप सबमिट कर रहे हो, जो चीज़ आप दे रहे हो, वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप सोचोगे मैं डिक्लेरेशन दे दूँ, जॉब नहीं छोड़ूँ, लाइसेंस तो मिल गया आपको, लेकिन जब कंप्लेन होगा तो कंसर्न बन सकता है, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो डिक्लेरेशन आपने दे रखी होगी। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, जो आप है अभी RA IA नहीं बन सकते हो, जॉब पे हो तो सेबी बोलती है आपको जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है अलाउ किया गया है सेबी के द्वारा कि अगर मान लो आप कोई दूसरे बिजनेस में हो जहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो या फिर क्लाइंट को आप एडवाइस नहीं कर रहे हो, तो आप जो है पार्ट टाइम जो है RA IA बन सकते हो। जैसे मान लो आप CA हो और अपने क्लाइंट्स को आपको क्या बोलते हैं एडवाइस करना है, तो वहां पे आप पार्ट टाइम RA IA बन सकते हो। या फिर मान लो आप इंश्योरेंस एजेंट हो और आपको जो है क्या बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को बताना है स्टॉक्स के बारे में, तो वहां पे आप RA IA बन सकते हो पार्ट टाइम के लिए। पार्ट टाइम में बताया गया कितना, जो चीज़ें आगे बता रहा हूँ कंडीशंस क्या हैं आपको, उससे ऊपर आपको नहीं जानी। और अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा और वही काम आपको पूरा फुल टाइम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको अलाउ किया गया, लेकिन मान लो आप जैसे मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करते हो जहाँ पे अपने क्या बोलते हैं स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे एडवाइस देते हो क्लाइंट को, आप किसी ब्रोकिंग फर्म में काम करते हो जहाँ पे आप स्टॉक्स में एडवाइस करते हो, तो आप पार्ट टाइम RA नहीं बन सकते, IA नहीं बन सकते। यहाँ पे है एन इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉयड शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर। यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है, आपका एम्प्लॉयर जो है आपको अलाउ नहीं करेगा। बहुत सारी कंपनियां में होती है, लेकिन मान लो जैसे उनका केस था, उन्होंने NOC जो है अपने एम्प्लॉयर से, गवर्नमेंट जॉब में थे फिर भी उन्होंने NOC ले आए थे, लेकिन सभी जाहिर सी बात है, मैंने दिखाया था आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, जो अभी सेबी का रूल है जॉब में जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए उनको जो है नहीं मिला हुआ था। यहाँ पे NOC अगर आप ले आओगे अपने एम्प्लॉयर से कि नहीं जो आप हो आज ये RA IA काम करोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको मिलेगा। बिना NOC जो है आपको पार्ट टाइम जॉब पे हो तो आपको पार्ट टाइम RA IA नहीं बन सकता। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से फंस मत जाना, फिर से आप क्या बोलते हैं पैसे देके अप्लाई मत कर देना, नहीं मिलेगा लाइसेंस। आपको NOC लाना ही लाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर का, लेटर हेड पे सील के साथ आपको लाना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर का NOC कि आपको जो है एज ए RA IA काम करने के लिए वो अलाउ कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम कंपनियां करेगी, तो यहाँ पे जो NOC जो है वो पार्ट थोड़ा जो है टफ हो गया है एम्प्लॉयर से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद जो है देयर शैल बी ए स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू हुम सच पार्ट टाइम RA IA प्रोवाइड सर्विस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। द नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑफ ए पार्ट टाइम RA IA शैल नॉट एक्सीड 75 क्लाइंट्स। मतलब अगर आप पार्ट टाइम RA IA हो, चाहे आप CS हो, CA हो, तो आप पार्ट टाइम RA IA बन सकते हो, फुल टाइम नहीं बन सकते। फुल टाइम बनोगे तो आपको CS का जो जॉब रोल है छोड़ना पड़ेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, CS को अलाउ कर रही है सेबी, आप फुल टाइम ये भी काम कर सकते हो वो भी काम कर सकते हो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप मान लो किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो या कुछ भी कर रहे हो, अपना खुद का भी बिजनेस है आपका, तो वहाँ पे से भी बोल सकती है आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। या फिर मान लो आपको 75 क्लाइंट से ऊपर आपको नहीं ले जाने एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका सर्विस आपका एक्टिव हो,
तो 75 क्लाइंट जो है पार्ट टाइम वाले को अलाउड किया हुआ है। और एनओसी जो है कंपलसरी है आपका। पार्ट टाइम आर ए आई एस एल प्रोवाइड अंडरटेकिंग, मतलब जो भी है कि आर्म लेंथ डिस्टेंस रखेंगे आप, क्या बोलते हैं अपने जॉब पे, और जो आर ए आई सर्विसेज है उसमें आप डिस्टेंस रखेंगे, उसको आप क्या बोलते हैं मिक्सअप नहीं करेंगे। और सिंपल सी बात है, पार्ट टाइम आर ए आई से प्रोवाइड डिस्क्लेमर कि आपको जो है देना पड़ेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो कंप्लेन है सेबी डील नहीं करेगी। कि आप मान लो जो पार्ट टाइम दूसरा बिजनेस कर रहे हो उसका जो कंप्लेन है वो सेबी डील नहीं करेगी। सेबी का जो काम है मेनली आई का और आर ए का काम है, तो ये डिस्क्लेमर आपको जो है देना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये प्रपोज्ड हैं सारे के सारे। पर्सन इज एम्प्लॉयड एज प्रोफेसर टीचर provided that the employer provide no objection certificate can take up the activity of RAIA। अगर आप टीचर हो प्रोफेसर हो तो आप जो है एनओसी ले आओ अपनी जहाँ पे काम करते हो आप, तो आपको जो है पार्ट टाइम RAIA बन सकते हो। एनओसी नहीं लाओगे अप्लाई मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, पैसे फंसेंगे आपके और लाइसेंस आपको नहीं मिलने वाला है। पोस्ट इंगेज इन एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप मान लो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी में हो तो भी जो है आप पार्ट टाइम RAIA ले सकते हो, लेकिन 75 क्लाइंट से ऊपर जो है आपको नहीं रखना है। जैसे मान लो यूट्यूबर सब हो गए, उनको जो है पार्ट टाइम RAIA मिल सकता है। पर्सन इज प्रोफेशनल सच एज आर्किटेक्ट लॉयर डॉक्टर, बहुत से मुझे कहा सर लॉयर डॉक्टर जो है क्या आईए बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वही है आपको पार्ट टाइम बनना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोफेशनल के साथ करना चाहते हो। तो अगर आपको 75 क्लाइंट से ऊपर आपको रखना है तो ये प्रोफेशनल जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो जो भी होगा आपका उससे भी जो है आने वाले टाइम में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। पार्ट टाइम बन सकते हो, लेकिन पार्ट टाइम के लिए आपको जो है यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। हु शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए पार्ट टाइम RAIA, जो पर्सन प्रोवाइडिंग एडवाइस रिकमेंडेशंस ऑन एसेट्स सच एज गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी। और मान लो आप यूट्यूब पे कहीं पे भी आप जो है आप गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में हो, क्रिप्टो करेंसी में जो है आप एडवाइस करते हो, तो आप पार्ट टाइम RAIA नहीं बन सकते। ये चीज आप जो है ध्यान रखना, सेबी ने बिल्कुल मना कर रखा है। यहाँ पे देखो इफ ए सीए ऑफ द प्रपोज्ड ऑफ टैक्स प्लानिंग फाइलिंग प्रोवाइड एडवाइस रिकमेंडेशन टू सिक्योरिटीज। यहाँ पे देखो अगर आप सीए हो, इसको बोलते हैं इंसिडेंशियल एडवाइस आपका, कि मान लो आपने आपका टैक्स फाइलिंग कर रहे हो और आपने जो टैक्स फाइलिंग के रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर दिया है या कोई सिक्योरिटीज रिकमेंड कर दिया जो टैक्स सेविंग के लिए जो है क्लाइंट को बेनिफिट करता है, तो आपको रजिस्टर्ड RAIA नहीं होना है। लेकिन मान लो आप प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक, अगर मान लो आपने आईटी में या फिर मान लो किसी स्टॉक्स में किसी चीज़ में बाई सेल होल्ड दिया जो कि आपके वर्क के रिलेटेड नहीं है, कि मान लो सर आप ITC अच्छा है बाई कर लो, ये आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, तो जो है इसके लिए जो है आपको पार्ट टाइम RA और IA का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क होगा उसके related. If a person is engaged in education activity or is employed as a professor and as a part of employment business is providing a security specific information recommendations, he is required to seek registration as a IRA। अगर मान लो आप जैसे मान लो यूट्यूब पे हो या फिर मान लो स्टॉक से रिलेटेड आप कोई चीज़ बोल रहे हो या पढ़ा रहे हो या गाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पार्ट टाइम में नहीं, यहाँ पे आपको फुल टाइम जो है RAIA का लाइसेंस जो है आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे सीक रजिस्ट्रेशन एज ए IA और RA, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इफ़ योर गोल इज़ टू टेक PMS, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं। अगर देखो यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन के बेसिस मिल जाएगा, लेकिन मान लो अगर आपको PMS लेना है फ्यूचर में, या फिर मान लो आपको लॉन्ग टर्म में PMS लेना है या AF लेना है, तो आप जो है कम से कम 2 साल वाला जो कोर्स है आपका मास्टर्स में, चाहे MBA फाइनेंस सबसे बेस्ट है आपका, जो UGC AICTE हो गया या फिर मान लो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिग्री जो है वो एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है, तो आप कर लें। मिनिमम जो है 2 साल वाला, उससे कम वाला मत करना, वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस PMS में कंपलसरी है, जिसमें आपको 2 साल का जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप PMS के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो 5 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको कंपलसरी काउंट होगा। ये चीज़ हो गई। अब मैं बता रहा हूँ, अब जो सर्विसेज हैं, आपको सर्विसेज का मतलब जो भी चीज़ें हैं, अगर मान लो आपको जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ पर्सनल क्वेरी हैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अगर आपको पर्सनल क्वेरी है तो आप जो है SRQ कंसल्टेशन ले सकते हो। यहाँ पे जो चार्ज है आपका टेलीफोनिक में काम हो जाएगा आपको। मान लो बहुत से लोग इंसिस्ट करते हैं वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कंसल्टेशन के लिए, उसका चार्ज आपका 3500 का है, 1500 रुपीज़ का है। 30 मिनट का जो भी आपके क्वेरी होंगे वो नोट डाउन कर लेना, जितने भी क्वेरी होंगे नोट डाउन कर लेना। 30 मिनट में जो भी आप पेमेंट करते हो स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर देना टीम को, टीम जो है कनेक्ट करवा देगी आपको। बेसिक जो है आपका सेबी, यहाँ पे देखो इसका अलग चार्ज है, सेबी डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन फीस इसका अलग है, और यहाँ पे जो सेबी का जो है कंप्लाइंस का फीस वो अलग है। तीनों फीस अलग अलग है। इसका फीस इस फीस में इसका सर्विस नहीं मिलेगा, इस फीस में इसका नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम जाता है। चीज़ें आपको अगर मैंने बोल दिया लाइसेंस आपका अप्रूव्ड है, मतलब चीज़ें सब कुछ क्लियर है, तो मतलब लाइसेंस अप्रूव्ड है, वहाँ पे नहीं के चांसेज नहीं। यहाँ पे देखो SRQ में क्या है, मेनली जो है यहाँ पे जो भी आपके मेनली कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो,
आपके पास डिग्री है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, आप अप्लाई करने लायक हो या नहीं हो, इसके बारे में मेनली जानकारी दी जाती है। तो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। यहाँ पे आप जो है learningmerit.in पे चले जाना या फिर व्हाट्सएप आप पे पिंग करना, आपको पेमेंट लिंक चला आएगा, सर्विसेज पे चले आना। यहाँ पे आपको SRQ दिख जाएगा, परचेज प्लान पे क्लिक करना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे यहाँ पे आपको आ जाएंगे। जो भी आपको डेट चूज करना है, डेट और टाइम चूज करना है, कंफर्टेबल हो चूज कर लेना। पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया होगा उस पर आप सेंड कर देना 9731996883 पे। तो टीम जो है कनेक्ट करवा देगी आपको। यहाँ पे देखो इनको जो है मैंने गाइड किया हुआ था, पेमेंट किए हुए थे, ये ऑलरेडी जो है इनको गाइड किया हुआ था चीज़ें जो है क्या करनी है क्या नहीं करनी है, फिर भी जो है इन्होंने माना नहीं कि हो जाएगा लाइसेंस, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनको जॉब नहीं छोड़ना, जाहिर सी बात है, रिस्क क्यों लेना। आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ क्यों रहे हो कि मान लो कल को कुछ हो गया, फिर मान लो चीज़ें नहीं चली तो फिर आपको जो है वहाँ पे फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो सभी का जो रेगुलेशंस आया वो अच्छा है आपका, ये वेट कर रहा हूँ, जब इनका हो जाएगा चीज़ें रेगुलेशन चली जाएंगी पार्ट टाइम वाला तो इनका अप्लाई कर दूंगा। ये वेट कर रहे हैं, मैं इनका अप्लाई करूंगा। पर्सनल क्वेरी है आपको तो अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि जो है फ्री वाला वर्कआउट नहीं करता है, मैं कितने को क्वेरी में लेता रहूँगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पर्सनल क्वेरी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, और पर्सनल क्वेरी है खुद का तो यहाँ पे आप जो है अपॉइंटमेंट ले लें, वो आपके लिए फायदा रहेगा। जो भी चीज़ें होंगी आप नोट डाउन कर लेना और एक बार पूछ सकते हो। यहाँ पे दूसरा जो है आपका सभी डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन फीस जो है मेनली, अगर आप एलिजिबल हो, चीज़ें सब कुछ हो गई हैं आपकी, आपके पास ऑलमोस्ट 95% से ऊपर चांसेस हैं कि हाँ लाइसेंस मिल सकता है। अगर मैंने बोल दिया हाँ मिल सकता है मतलब मिल सकता है, फिर मुझे किसी से भी जो है क्लैरिफिकेशन करना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, वो जो है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मिला है मतलब मिला हुआ है, हाँ मतलब हाँ, सिंपल टर्म में समझो। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद सारा काम मेरी टीम का है। जो भी है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, अरेंज करना, अप्लाई करना, फिर से भी क्लैरिफिकेशन आएगा उसका जो है आपको रिप्लाई सेंड करना। आपको जो भी चीज़ें हैं आपको बस उस रिप्लाई को, उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है, और जो सभी का मेल है उसमें आपको रिप्लाई बैक करना है, BSc का मेल है उसमें आपको रिप्लाई बैक करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारे के सारे जो है इसमें आपको, इसकी फीस थोड़ी हाई है आपको। जो भी चीज़ें जैसा काम रहेगा आपका, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कितने पार्टनर्स हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, LLP फॉर्म है, डिपेंड करता है कि कितने डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, कितना मुझे काम बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें यहाँ पे जो है टेक केयर की जाती है। दिखाने वाला हूँ जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, BSc से अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे देख लो, ये अब जो आपको इनवॉइस है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे जो है बिजनेस सेग्रीगेट करना होता है जो भी चीज़ें हैं। तो इनवॉइस आपको पेमेंट करने के बाद जो चीज़ें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको वो इस प्रकार हैं। अगर आपने चीज़ें सही से डिस्क्लोज की हुई है, ऐसा नहीं कि मैं अप्लाई कर दूँ और क्लैरिफिकेशन मुझे पता ही नहीं हो, बाद में आपने छुपाया हो, सभी आपसे मांग रही हो, सभी बहुत बार क्या करती है बैंक स्टेटमेंट मांग लेती है अचानक से, तो चीज़ें मुझे आपने बताई नहीं हो, फिर जो है कंसर्न आपका रहेगा। चीज़ें आपने डिस्क्लोज की हैं, चाहे आपने जो भी चीज़ें की है डिस्क्लोज की है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्लैरिफिकेशन तैयार होती है, और वो क्लैरिफिकेशन पहले तैयार करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद क्लैरिफिकेशन देखने से भी क्या आने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स है पहले उसको अरेंज करो, क्योंकि मैंने जितने का अप्लाई किया है सबका जो है मैं तो एक तो एजुकेट करता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो नहीं समझते हैं, नहीं उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ें एक्स्ट्रा बोली जा रही है, तो फिर जो है दिखाऊंगा आपको, कंप्लाइंस का भी दिखाऊंगा चीज़ें जो है कैसे वर्कआउट करती है। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो। अप्लाई करने से पहले टीम जो है सब कुछ पहले वेरीफाई करती है कि सब कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है या नहीं है, चीज़ें सब कुछ अलाइंड है या नहीं है, तभी अप्लाई करना है। लाइसेंस जो मिला हुआ है, प्रोसेस ऐसे ही है टीम का। बहुत से केस में क्या होता है, दादा के नाम पे जो है प्रॉपर्टी है और वहाँ पे NOC दादा है नहीं, प्रॉपर्टी में NOC के लिए फिर जो है वहाँ पे थोड़ी इशू रहती है। जो भी चीज़ें प्रॉपर्ली पहले चीज़ें जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ चीज़ें हैं उनके पास, जो भी चीज़ें हैं और सब कुछ मिल गया, पॉइंट डॉक्यूमेंट टीम के पास आ गई, फिर वो आएगा प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोसेस कर दिया फिर बाद में डॉक्यूमेंट मांगा जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपको टाइम देगी नहीं सेबी या BSc, आपको बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे। डॉक्यूमेंट पहले अरेंज कर लो, सब कुछ सारे के सारे अरेंज कर लो पहले। यहाँ पे BSc में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का टाइम था और क्लैरिफिकेशन का टाइम था। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिफिकेशन इनके जो कितने आए हुए थे, ऑलमोस्ट इनका जो है ऑलमोस्ट प्रोसेस में सबको मिल ही जाएगा। ये इंदौर के हैं, ये MP के हैं, ऑलमोस्ट जो भी है चीज़ें अगर क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोल दिया यस मतलब ऑलमोस्ट यस ही है, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन डील करना है, कैसे करना है। देखो ऑलमोस्ट जो है 4 क्लैरिफिकेशन आए थे BSc से, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे 4 क्लैरिफिकेशन आए थे। ऑलमोस्ट क्लैरिफिकेशन डील कर दिया, ऑलमोस्ट जो है अप्रूवल इनका जो है आ गया है। यहाँ पे देखो जो भी आपको चलान आएगा, चलान आपको 1, 2 और 3 पे करने हैं, और ध्यान रखना चलान जो ही पे करना, IMPS मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका जो है टाइम जाएगा उसमें कैंसिलेशन का। इन्होंने गलती कर दिया था, IMPS कर दिया था तो टाइम जाएगा उनका। सिंपल है, जो भी आपका चलान आया है उसको आपको NEFT करना है, NEFT करना है, इसे ध्यान रखना है। जितना अमाउंट हो, एग्जैक्ट अमाउंट हो वही डालना है,
जो चीज़ें डिटेल्स दी गई हों वही डालना है। बैंक अकाउंट सेम नहीं रहेगा, तीनों बार बैंक अकाउंट अलग अलग आएंगे आपको, तो 3 पेमेंट करना है और आपको जो है लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी चीज़ें इनका तो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें, चाहे वो क्लैरिफिकेशन मेल हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, वो तो टीम जो है प्रोवाइड करती थी इनको, और बस इनका काम था कि बस वो चीज़ें लेके बस उनको रिप्लाई कर देना है बीएससी वालों को या सेबी वालों को। तो जो भी चीज़ें वो बना के टीम ही दे रही थी कि सर आपको ऐसे रिप्लाई करना है या फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ऐसे पेमेंट करना है। तो वो चीज़ ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, आईएमपीएस नहीं करना आपको, ओनली एनएफटी, और जितना अमाउंट है 0.90 लिखा हुआ है तो 90 ही करना है आपको। ऐसा नहीं राउंड फिगर में इसको 91 कर देना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो इनको फाइनल जो अप्रूवल मेल आ चुका है, द कैप्शन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू द लिंक लिस्ट। तो पेमेंट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको जो है लिंक लिस्ट में आपको मेनली पेमेंट कैसे करना होता है वो भी जो है मेल कर दिया है। तो ये जो है आपका अप्रूवल के बाद जो है आपको सेकंड पेमेंट करना होगा, वही चलान से ही वही भेजेंगे आपको, बीएससी वाले ही भेजेंगे। जैसे ही आप सेकंड पेमेंट करोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो चलाएगा विद इन 7 डेज या 10 डेज, 10 वर्किंग डेज जो चलाएगा आपको। तो ये नंबर आने के बाद एक चीज ध्यान रखना है, एक और पेमेंट आपको करवाना है। ये नंबर आ चुका है, भूलना मत। वो उसके बाद जो है आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना जब तक जो है वो थर्ड पेमेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो टीम ने जो थर्ड पेमेंट के लिए इनको मेल लिख के दिया हुआ था कि इनको जो है सेंड करना है बीएससी वालों को, क्योंकि आपको वहां से रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये हो गया, इन्होंने मेल सेंड कर दिया बीएससी वालों को। तो यहाँ पे जो है इनको जो है मेल आ गया था, मेल सेंड करने के बाद सेम डे मेल आ गया, आप 2 दिन 3 दिन वेट कर लेना, मेल चलाएगा आपको। और यहाँ पे इंडिविजुअल है तो 11,800 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, तो 5 लाख प्लस जीएसटी, मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 मान लो 6 लाख रुपीज आपको पे करना होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल है, प्रोपराइटर और पार्टनरशिप 11,800 पेमेंट करना होता है बीएससी को। ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आप एलएलपी हो या फिर मान लो आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो ये 5 साल का फीस है, हर 5 साल का रिन्यू होगा आपका। तो यहाँ पे आपको 11,800 जब तक सर्विस चेंज नहीं करती है या बीएससी चेंज नहीं करती है, ये 5 साल का फीस है आपका। लेकिन आपको एलएलपी का और प्राइवेट लिमिटेड का जो है 6 लाख रुपए फीस है 5 साल के लिए। आपको हर 5 साल बाद जो है 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 5 लाख प्लस जीएसटी। तो ये फीस जो है आपको जाएगा बीएससी को। तो ये आप भूलना मत, बीएससी वाला काम ये जो है कंपलसरी कर लेना। और इसके बाद जो है अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी कंप्लाइंसेज है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आप समझ गए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जो है क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है पूरा जो है काम है बस आपको डॉक्यूमेंट जो मांगा जाए वो प्रोवाइड कर दो। उसमें आप येस नो बोलोगे तो फिर दिक्कत है, फिर वो जब मांगी जाएगी डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं तो फिर जो है कंसर्न रहेगा आपका। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया, फिर दिक्कत नहीं है, लाइसेंस मिला ही मिला हुआ है। अगर बोल दिया हाँ मतलब हाँ है। इसके बाद जो है कंप्लाइंस वाला काम आता है। कंप्लाइंस वाले काम में क्या होता है, मेनली जो चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है खुद से भी कर सकते हो। जैसे मान लो उनको अप्रूवल मिल गया, कंप्लाइंस से बता दिए ये चीज़ें फॉलो करनी है, वो खुद से भी कर सकते हैं। मेनली जो है आपको रिस्क डिस्क्लोज करना है। मैक्सिमम जो चांसेज है जहाँ पे इशू होती है वहाँ पे रिस्क डिस्क्लोज नहीं करने की वजह से होती है, और जो बेसिक कंप्लाइंस है उसको फॉलो करने की वजह से नहीं होती है। अगर आपने वो चीज़ खुद से करना है तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो मेरी 1 साल की सर्विस है जहाँ पे चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सब कुछ गाइड कर दूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो भी चीज़ें क्या करनी है नहीं करनी है, रिपोर्ट कैसे बनानी होती है नहीं बनानी होती है, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या आपको प्रोवाइड करना है क्या नहीं प्रोवाइड करना है, वो चीज़ें जो है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो ये आप ले सकते हो, नहीं तो कोई कंपल्सन नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ भी जो है आपको इनवॉइस मिल जाएगा, जो भी चीज़ें हैं आपको इनवॉइस मिल जाएंगी कंप्लाइंस की। जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है कंप्लाइंस का वो ये है इस प्रकार से। ये जो चीज़ें हैं वो मेनली मैं बोलता हूँ कि आप अपफ्रंट रहें। अपफ्रंट का मतलब क्लाइंट से अपफ्रंट रहेंगे, फिर दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। जो चीज़ें हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। यहाँ पे जो ईयरली चार्ज पे कर रहे हैं उनका एक ग्रुप है मेनली जो है, इसमें 27-28 आ रहे होंगे जितने हैं यहाँ पे, 27 मेंबर हैं जो भी आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। जो भी चीज़ें होती है डिस्कशन होती रहती है यहाँ पे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जो है चीज़ें जो है क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे वो आपको जो है मिलती रहेंगी। यहाँ पे सिंपल है, तो जो चीज़ें होंगी यहाँ पे जो है डिस्कस चलता रहता है। जो भी चीज़ें हैं सिंपल क्या है क्या नहीं है, जो भी कंप्लाइंसेस होती हैं वो तो मैं क्या बोलते हैं फुलफिल करता ही हूँ, बेसिक्स वाली जो भी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे चलती रहती हैं जो भी चीज़ें, क्या रूल आया क्या रूल नहीं आया, क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। तो ये वाले हैं कंप्लाइंस वालों के लिए। मेनली ध्यान रखो जो मैक्सिमम इशू होता है आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा टाइम जाता है, सिंपल सी बात है। कंप्लाइंस में एफर्ट ज़्यादा है, चीज़ें समझानी पड़ती है। बहुत से लोग नहीं समझ रहे थे लेकिन समझ रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कंप्लाइंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है आपका, मेनली जो रिटर्न प्रॉमिस है। रिटर्न प्रॉमिस का मतलब जो है, एक तो आप ये मत बोलो कि सर मेरे कॉल बहुत स्ट्रैटेजी वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं जो फैक्ट है वही दिखाया करो। दूसरी बात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें आप करते हो उसके आपको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि कंप्लेन होंगे तो आपसे मांगी जाएगी रिकॉर्ड, क्लाइंट से नहीं मांगी जाएंगी। जो आपका क्लाइंट है तो जो भी चीज़ें हैं उसकी रिकॉर्ड रखा करो। आप क्या कम्युनिकेशन किया क्या कम्युनिकेशन नहीं किया, जो भी चीज़ें हैं उसकी आपको रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। नहीं तो दिखा रहा हूँ मैं आपको जो मैं चीज़ें जो है ATR फाइल करता हूँ या फिर मान लो जो कंप्लेंट में डील कर रहा हूँ, ये कंप्लाइंस फोल्डर है क्योंकि क्या बेसिक कंप्लाइंस वो मेंटेन करने। अब यहाँ पे देखो जो ATR फाइल किया था मैंने, चीज़ें क्लाइंट पे ध्यान रखना है। क्लाइंट को प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं बोलने वाला, लॉस होगा कहीं भी जा सकता है। तो चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तैयार रखना। तैयार का मतलब सिंपल है, डरना नहीं है। अगर कंप्लाइंसेज आपके मेंटेन है, आपने जॉब छोड़ी है, क्लाइंट को लॉस हो रहा है, कोई नहीं, क्योंकि क्लाइंट को प्रॉफिट होता है वो देने नहीं आता आपको।
लॉस होगा तो मांगना सवाल ही नहीं है। वो बोल रहा है मैं पुलिस में जाऊँ, कहीं जाना है जाने दो, उसको कोई कंसर्न नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो सही बोलती है उसको आपको रिकॉर्ड रखना है। यहाँ पे देखो इस कोर्स के क्या बोलते हैं आईडी है, 5 कंप्लेन आए हैं इनके। मतलब क्लाइंट को प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, लॉस हो रहा है तो बोलता है सर ये रिटर्न प्रॉमिस किया है, कुछ भी किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब देखो ये कंप्लेन क्या क्या करते हैं क्लाइंट वाले सब। ऑफरिंग फ्री ट्रायल्स, सर्विस लिया, प्रॉफिट हो रही है, ठीक था, कंप्लेन किया। ऑफरिंग एश्योर्ड रिटर्न, एक्सेस चार्ज लिया है, इम्प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट है, तो कैसे दिखाओगे? इम्प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट का मतलब सिर्फ आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसका रैशनली बनाया नहीं, रिपोर्ट बनाया नहीं, आपने क्या बोलते हैं डिस्क्लोजर लिखा ही नहीं, उसमें डिस्क्लेमर लिखा ही नहीं। तो चीज़ें जो बेसिक्स वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेंटेन कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, किसी क्लाइंट से डरना नहीं है। सिंपल है, मैंने कंप्लाइंस मेंटेन किए हुए हैं, बस हो गया। जो भी है, प्रॉफिट है आपका है, लॉस है आपका है, सिंपल सी बात है। मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 कंप्लेन थे, ऑलमोस्ट डिस्पोज हो गए हैं, मैंने अब डिस्पोज करवाया है। 0 यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेन डिस्पोज 0 है। यहाँ पे देख लो कुछ टाइम के बाद जो है नंबर ऑफ कंप्लेन यहाँ पे डिस्पोज जो है 5, मतलब 5 के 5 जो है डिस्पोज करवा दिए हैं। 2 कंप्लेन इनके एक्स्ट्रा और आ गए। एक्स्ट्रा और आगे का मतलब इन्होंने क्लाइंट से पैसे लिए हुए थे, और यहाँ पे क्लाइंट ने फिर से सेम केस किया है। इनका पूरा कंप्लाइंस जो है मैंने सुधार कर दिया है, बोला सर ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पास डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत आपने फॉलो कर रखे हैं तो उसमें इशू रहेगा आपका। पूरा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो क्लाइंट को, जो भी इनका पूरा कंप्लाइंस था। ये मेनली साउथ के हैं जो आ रहे हैं, इनका जो पूरा कंप्लाइंस है वो मैंने जो है डिज़ाइन कर दिया है, वेबसाइट से लेके सब कुछ। बोला सर ये मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें। अगर आपने डिस्क्लोज कर रखा है तो चीज़ें डिस्क्लोज करने के लिए बोली जाती है। देखो सिंपल, क्लाइंट कौन से कंप्लेंट डालते हैं आपको, जो भी चीज़ें हैं डिस्पोज 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 डिस्पोज। मेन बात है, इन्होंने पहले कंप्लाइंस नहीं लिया हुआ था, पहली बार लेके आ रहे थे मेरे पास, तो इनका मैं अलग चार्ज किया हूँ। जो भी चीज़ें हैं इनको डिस्पोज करवाने का, डिस्पोज का मतलब चीज़ें मैं पहले बोल देता हूँ, आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। बिना मैं कॉन्फिडेंट हुए पैसे चार्ज नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है कि सर मैं दे दूँ पैसे, मैं बाद में देखता हूँ, नहीं। कॉन्फिडेंट था कि चीज़ें इनके पास हैं, थोड़ी बहुत जो है डिस्क्लोज कर रखी हैं, तो मैं था कि डिस्पोज करवा दूंगा, डिस्पोज हो गया है। जबकि इन्होंने क्लाइंट को थोड़ा रिफंड भी किया था। कोई रिफंड नहीं करना आपको, आप अपना फॉलो कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, जॉब छोड़ के अपने चीज़ें फॉलो कर रहे हो, फिर रिफंड क्यों करोगे आप? कोई सवाल ही नहीं है, तो क्यों नहीं बनता है आपको? बस चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है, फिर दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसका फिर से आपको क्लाइंट का कंप्लेन आ गया कि एक्सेस फी हो गया है, तो जो भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट ये भी क्लाइंट जो है डिस्पोज हो जाएंगी, कोई इसमें कंसर्न है नहीं आपका। तो चीज़ें ध्यान रखनी है, रिफंड क्यों करना आपको, और चीज़ें प्रॉपर्ली फॉलो कर रखे हो तो थोड़ा बहुत आपको इथिकल वे में काम करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ें मेनली रिस्क डिस्क्लोज करो हर जगह, सबसे बड़ा जो है आपका जो है कंसर्न यही है कि आप जो है प्रॉपर्ली तरीके से जो है नहीं करते हो, या फिर लगता है कि नहीं चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है, आजकल क्लाइंट को पता है, वो इन्जॉय करेगा आपके साथ कुछ टाइम तक, उसके बाद लगेगा कि हाँ पैसे निकाल सकता हूँ, तो वो प्रेशर करेगा। प्रेशर लेना ही नहीं, उससे पहले ही आप चीज़ें फॉलो करो। तो बस ये था आपका, तो बस ये है, ऐसी जो सर्विसेज हैं मेनली बेसिक वाली हैं। इसके बाद आपको प्रोसेस करवाना है, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, खुद से भी जो चीज़ें हैं। लेकिन किसी को नहीं टाइम रहता है, सर्विस चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसको वो फी पे करते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं फीस पे करना ही करना है, खुद से भी कर सकते हो। चीज़ें तैयार रखो, जो भी चीज़ें हैं आप खुद से अप्लाई कर दो, जो भी चीज़ें कंप्लाइंस खुद से भी कर सकते हो। तो बस जो चीज़ें हैं बस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज रखना, और उसका रिकॉर्ड रखना कि आपको जब भी चीज़ें मांगी जाए तो प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।